नमस्कार, हफ्ते के आखिरी दिन आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी बात। बाजार आज सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है और हो भी क्यों नहीं, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ निफ्टी की। सीमित दायरे में 2 दिनों में 200 पॉइंट की तेजी के बाद निफ्टी आज सुस्त है, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो आपको लगेगा कि तेजी बरकरार है। अगर आप मिड कैप देखें, ब्रॉड मार्केट देखें, तेजी बरकरार है। दरअसल मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इसमें कुछ हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है और उसकी वजह से निफ्टी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इवन बैंकिंग में आप देखिए, निफ्टी बैंक चल रहा है लेकिन सरकारी बैंक ऊपर है पर प्राइवेट बैंक थोड़े से मंदे हैं, तो इस वजह से भी निफ्टी पर थोड़ी मार पड़ी है। मार्केट का रुख बहुत ही मजबूत है। निफ्टी और सेंसेक्स से आज वो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। आईटी और फार्मा में लगातार दूसरे दिन रिकवरी दिख रही है। ये सबसे कमजोर सेक्टर हो गए थे बाजार में और ये भी रिकवर हो रहे हैं अब, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार में फिलहाल रुख तो तेजी की तरफ है। और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, 8-700 के कॉल और पुट दोनों में पोजीशन बन रही है। ऐसा लगता है कि ऑप्शन राइटिंग हो रही है बाजार में काफी ज्यादा। बजट के पहले लोग ऑप्शन ले रहे थे कि बड़ा मूव आएगा, अब राइट कर रहे हैं और इस वजह से अगर आप देखें इंडिया विक्स वो 13 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑन एवरेज बहुत ही लोअर लेवल होता है। यहाँ पे 13 के आसपास जाने का मतलब है कि मार्केट में बहुत ऑप्शन राइटिंग हो गई है। और निफ्टी अगर देखिए, जब सीमित दायरे में बनने के संकेत मिलते हैं उस समय आप ये देखते हैं कि लोग एक ही लेवल पर कॉल और पुट दोनों बेचने की रीति अपनाते हैं या ऑप्शन बेचने पर ज्यादा फोकस होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का व्यू अब ये बन रहा है कि बड़ा मूव आ गया और अब मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक छोटी सी रेंज में। ऑप्शन मार्केट के यही संकेत नजर आ रहे हैं। ये संकेत तो साफ है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में बेहद सीमित दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मुश्किल से 40 पॉइंट की रेंज रही है निफ्टी में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन आखिरी 1 घंटे में अगर रिकवरी के साथ हरे निशान में बाजार बंद होते हैं और अब तो साफ लग रहा है कि 8,700 के नीचे क्लोजिंग होगी नहीं, तो ये एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग कही जाएगी निफ्टी की आज के लिए, इस हफ्ते के लिए। दूसरी बात, सेंसेक्स में देखिए 28,240 15 पॉइंट की ही मजबूती है, लेकिन जैसा प्रदीप आपने कहा कि एक्शन तो सेंसेक्स निफ्टी के बाहर है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% का दमदार उछाल, 1,050 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और कमजोर शेयर हैं सिर्फ 600। ये है इस वक्त का रुझान बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का। बिल्कुल, तो आगे आखिरी सौदा में हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और खास तौर पे फोकस होगा सरकारी बैंकों पे, क्योंकि बैड बैंक का आइडिया कितना अच्छा है, कितना गुड है शेयरों के लिए, ये जानेंगे। शेर खान के ललिताभ श्रीवास्तव से होगी बात और इसके अलावा ENY के अभिजर दीवान जी की राय भी जानेंगे। डीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे बजट के बाद अब कहां है कमाई के मौके। और चीन का स्टील इंडेक्स टूटा है, हम आपको बता रहे थे मेटल शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो स्टील शेयर्स पर खासतौर पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। इसके अलावा रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, निफ्टी पर लेंगे कॉल 3 बजे और 3:15 बजे BTST या STBT। ओके, आइए अब बता दें आपको उन शेयरों के बारे में जहां पर आज बड़ा एक्शन है तेजी की तरफ। निफ्टी के दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप गेनर, सिप्ला जबरदस्त खरीदारी, टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्राटेल जैसे पिटे हुए शेयर आज मजबूत होते दिख रहे हैं और सरकारी कंपनी में वेल में आज दमदार उछाल। लेकिन कमजोर कहां है और कौन से शेयर है? जी आज लुढ़कता हुआ आज टॉप लूजर है निफ्टी का। हिंडाल्को में नुकसान है इस वक्त और बॉश, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक जैसे दिग्गज भी आज कमजोर। स्टार परफॉर्मर आज का है सन टीवी, जहां मारन बंदों के खिलाफ जो स्पेशल कोर्ट ने सारे चार्जेस हटा दिए, स्टॉक 23% अब भी मजबूत है। रिलायंस कम्युनिकेशन भी इन्हीं के दम पर बढ़ता हुआ 10% की मजबूती के साथ आज पारी की शुरुआत की है उस स्टॉक ने जिसने अपने एक्सचेंज पर कई शेयरों को पारी की शुरुआत करने का मौका दिया है। जी हां, BSE का शेयर आज लिस्ट हुआ है, क्या दमदार लिस्ट हुआ है, 1200 के आसपास पहुंचने के बाद अब ये स्टॉक थोड़ा नीचे आकर लेकिन 1078 अब भी 35% मजबूत आपको दिखेगा, तो BSE की दमदार लिस्टिंग। इसके अलावा नतीजों के दम पर KEI इंडस्ट्री की भी तेजी दिखाता हुआ। बैंक्स बड़े मजबूत है, विजया बैंक कल 20% के सर्किट मारने के बाद आज फिर से 3% मजबूत। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा सभी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। मिड कैप फार्मा शेयरों में बड़ा उछाल है। ग्लेनमार्क फार्मा ने कल बाजार बंद होने के बाद तगड़े नतीजे पेश किए। ग्रेन्यूल्स के लिए राहत भरी खबरें पोर्चुगल से। स्ट्राइड शार्शन और नेटको फार्मा भी अच्छी तेजी के साथ। MTNL ये स्टॉक आज सरप्राइजिंगली बड़ा तेजी से बढ़ा है और बड़ी इसको लेकर खबरें भी चल रही कि
कोई बड़ा टेलीकॉम प्लेयर इसे खरीद सकता है, इस तरह का मामला बन सकता है। हालांकि सरकारी कंपनी है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इन खबरों के दम पर यह दौड़ रहा है। सन टीवी के साथ साथ राज टीवी दौड़ रहा है। मोनेट इस्पात, ऑर्बिट एक्सपोर्ट में भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिखी और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी आज के सेशन में है मजबूत। ऑर्बिट में 14% हिस्सेदारी बदली है, ये एक बड़ा बदलाव हुआ है ऑर्बिट कॉर्पोरेशन में। और आइए अब देखते हैं चार्ट पे बाजार की तस्वीर। कल हमने आपको ये चार्ट दिखाया था और ये कहा था कि मार्केट सीमित दायरे में जाने वाला है। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, और निफ्टी आप देखिए आज कितने सीमित दायरे में है। 40 पॉइंट की कुल दिन भर की रेंज है। 2 दिन पहले बजट वाले दिन 185 पॉइंट की रेंज थी निफ्टी की, उसके सामने आज की रेंज केवल 40 पॉइंट की। और कितना ज्यादा ये रेंज बाउंड है आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि डे ट्रेडर्स को आज दिन भर में लॉन्ग या शॉर्ट किसी तरफ का कोई सिग्नल नहीं मिला है। जो आप छोटी रेंज बनाते हैं कि इसके ऊपर नीचे जाने के बाद ट्रेड करेंगे, आज वो उस रेंज से बाहर ही नहीं गया। तो बिल्कुल साइडवेज, एक्सट्रीम साइडवेज जो मार्केट होता है निफ्टी के लिहाज से वही है। तो निफ्टी पे आज हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि वहां हमें एक अच्छी दिशा दिखाई दे रही है। और ये देखें निफ्टी बैंक पे इस समय आपके सामने जो ये चार्ट है, ये सितंबर में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पीक आउट हुए थे और उसके बाद गिरे हैं। तो वहां से लेकर के उसके बाद हमने दोबारा से कोशिश की नवंबर में ऊपर जाने की, और आज एक बार फिर। तो अगर आप ये पिछले दोनों टॉप जोड़ेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनती है, और कल हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गए थे। इनफैक्ट बजट वाले दिन ही आ गए थे, कल पूरे दिन बने रहे और आज और भी बढ़त दिखा रहे हैं। तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है, और इस तरह का जब ब्रेकआउट आता है तो ये संकेत देता है कि अब हम नया स्विंग टॉप बनाएंगे। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अगर आप लंबा नजरिया लेकर चलें तो दरअसल ये हमें लॉन्ग टर्म में एक नए हाई की तरफ ले जा रहा है। और इस समय आपके सामने ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा अंदाजा हम लगा रहे हैं कि एक लंबी अवधि का जो कंसोलिडेशन था कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक का, वो पूरा होने आ रहा है। और अब हम यहां से एक नया हाई बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पिछला टॉप, ये पिछले साल हमने जो टॉप किया था और हाल के जो टॉप बना है, उन सब के ऊपर हम इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस लिहाज से जो अगले टारगेट बनते हैं निफ्टी बैंक के 20,900 के आसपास जो इसके हाइज हैं, वो एक अगला टारगेट बनेगा, और उसके पहले 20,600 के आसपास। तो 20,600 से 900 की रेंज में अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि काफी जो मजबूती दिखी है। जो आज हमने ये ब्रेकआउट देखा है, इसके ऊपर तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की तेजी की जगह कम से कम निफ्टी बैंक में और बन जाती है। अगर हम आज अपने फेयर एंड ग्रीन मीटर पर नजर डालें, जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि सेंसेक्स और निफ्टी से आज बाजार के मूड का अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे इस मीटर से जरूर लग रहा है, क्योंकि 64 की रीडिंग जो काफी बुलिश मानी जा सकती है। ब्रॉड मार्केट में तगड़ी खरीदारी और आज बाजार में तेजी का रुख हमारे मीटर से साफ जाहिर है। अनिल, ओके, तो ये है इस वक्त का बाजार का हाल और चार्ट की स्थिति आपके लिए। किरण जादव हमारे साथ हैं और किरण जादव से हम बात करेंगे उन तमाम शेयरों के बारे में जहां पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका आपको नजर आता हो। एक स्टॉक जो बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही कमजोर दिख रहा है, वो है टाटा स्टील। 8% नुकसान के साथ 8% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, 1.5% नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। ये बताएं किरण, कोई मेटल स्टॉक शॉर्ट करेंगे क्या? यदि हाँ तो फिर वो टाटा स्टील ही ठीक है या कोई और? नहीं करना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर वॉल्यूम बहुत कम है कैश मार्केट में। तो ऐसा कुछ संकेत नहीं आ रहा है, और उसके साथ ही साथ हम सपोर्ट के बहुत नजदीक भी है। तो अनिल जी, शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होगी, कभी भी एक यू टर्न आ सकता है। हमने आज दोपहर को एसीसी में भी ऐसे ही कुछ रुझान देखा, बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, वॉल्यूम बहुत कम थे और उधर से एकदम से एक उछाल देखने को मिली। बेसिक ट्रेंड अप है, तो हम पॉजिटिव वाले शेयर के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई भी नहीं दिख रहा ऐसा शॉर्ट करने लायक, एक भी मेटल नहीं, क्योंकि ये चाइना में 7% गिर गया वहां का स्टील इंडेक्स, जिसे रेबार बोलते हैं। अच्छा, कॉपर 4% नीचे, इसलिए मैं पूछा था। वैसे तो बात बराबर आपकी कि तेजी का मार्केट है, इसलिए ना करें तो ठीक है, लेकिन ये अगर ये मेटल वेटल चाइना वाइना में इतनी दिक्कत होगी तो फिर सोमवार कहीं मुश्किल नहीं हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं अनिल जी, अगर सपोर्ट टूटते हैं तो फिर हम शॉर्ट्स करने की सोच सकते हैं, पर अगर वेदांता भी देखते हैं तो वेदांता भी सपोर्ट के नजदीक ही है। सपोर्ट 247 का है, रेट 249 है, यानी ₹2 के नजदीक से अगर सपोर्ट पे स्टॉक है तो इधर शॉर्ट करने की सलाह देंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोफाइल में बैठता नहीं है।
ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको तो फिर मैं अभी है ना तेजी वाले ही पूछूंगा, मुझे लग गया कि आप तेजी के मूड में ज्यादा हैं। टोरेंट फार्मा बताइए, 3.5% मजबूत है। देखो रिजल्ट सामने अपने फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इसीलिए भागा, अभी भी मेरे सामने रडार पर आ गया। 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आप इसके चार्ट निकालिएगा किरण, जब तक मैं नतीजे बता दूं। मार्जिन तो कम आए, 2% नीचे, 24.25% का अंदाजा था और ये 22% के आसपास का है। मुनाफा 213 करोड़ के सामने 229 करोड़, ठीक है, थोड़ा बढ़कर आया है। आय वगैरह भी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग लेवल पर आय थोड़ी नीचे आई, बराबर ही उम्मीद की वजह। ऐसा कोई रिजल्ट तो तोड़फोड़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 344 करोड़ की जगह 316 करोड़, तो ढीले ही कहे जाएंगे नहीं। अच्छा, शॉर्ट करें कि यहाँ पर भी अभी आपके शॉर्ट सिग्नल तो नहीं आए होंगे वैसे, मेरे को लग रहा है। नहीं, शॉर्ट सिग्नल भी नहीं है और लॉन्ग सिग्नल भी नहीं है। रिजल्ट आने के बाद इसने एक छोटा सा उछाल दिखाई दिया है, पर ऊपर से वापस बिकवाली देखने को मिल रही है। 1360 का टॉप लगाने के बाद हम 1330 के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो ऊपर से वापस एक बार बिकवाली आ रही है, तो ऐसे रिजल्ट वाले मामले से दूर रहे अभी तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये आपके लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। इवेंट बेस्ड ये मूवमेंट है, थोड़ा इंतजार करिए, सेटल हो जाए, उसके बाद तय कीजिए कि अगला ट्रेड किधर बनेगा। एक बार तो ट्रेड बन चुका है, अगर आपको नतीजों का अंदाजा रहा हो तो। शुक्रिया। यहाँ पे किरण आपसे इजाजत लेंगे। कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किया आज प्रदीप जी। जनरल डिस्क्लोजर की जो हमने आज सजेशन दिया वही हमारे क्लाइंट्स को दिया होंगे। शुक्रिया आपका। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विकास सेठी और विवेक गुप्ता। इसके अलावा बैड बैंक का आइडिया कितना बैड या गुड है, ये भी जानेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और इस वक्त आप देखिए बाजार का हाल, तो हम देख रहे हैं 8,735 के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स भी फ्लैट सा है, लेकिन मार्केट ब्रेथ मजबूत। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी और 24 कैरेट फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर विवेक गुप्ता आप जुड़ रहे हैं। सेठी साहब, आज के दिन तो बाजार की नजर जिन एक दो स्टॉक्स पे है, खासतौर पे बीएसई की शानदार लिस्टिंग के बाद, अब आप क्या राय दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, बेहतरीन लिस्टिंग थी। मुझे लग रहा था लिस्टिंग कुछ 950,000 के आसपास होनी चाहिए, बट डेफिनेटली जितनी ज्यादा डिमांड थी, जो ट्रिमेंडस एक रेस्पॉन्स मिला था आईपीओ को, तो ये स्टॉक आज लिस्टिंग के दौरान 1200 के लेवल्स तक टच किया। फिर थोड़ा कूलिंग जरूर हुई है, बट अब इन लेवल्स पे मुझे लगता है ऐसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो बिल्कुल उनको तो बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है इसको प्ले करने के लिए, चूंकि बीएसई के अब वैल्यूएशंस को देखते हुए मुझे लगता है एनएसई का जब आईपीओ आएगा तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो जो एनएसई में स्टेक ऑन करती है जो कंपनीज, जैसे आईएफसीआई है, आईडीबीआई है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनको खरीद के आप इनडायरेक्टली जो बीएसई की लिस्टिंग का फायदा है वो उसमें देखा जा सकता है। तो आई थिंक वन कुड टेक एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू दीज एक्सचेंज स्टॉक्स। अच्छा, वो ये राय है आपकी बीएसई पर। बढ़िया तेजी बनी है प्रदीप, और 1100 रुपए तक का तो अंदाजा हम लगा रहे थे सुबह, लेकिन 1200 तक भाग जाएगा ये सोचा नहीं था। तो 6,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो गया मेरे ख्याल से। इस वक्त करीब 5800 पे चल रहा है। 4,400 करोड़ पे मार्केट कैप पे इन्होंने मांगा था। 3500 जोड़ दो, 35% 6,500 मेरे ख्याल से उनके हाई पे करीब 6,500 करोड़। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप। और अगर 40,000 करोड़ का मार्केट कैप उस समय एनएसई का था, और एनएसई का मार्केट शेयर है 86%, इनका है 14%। तो अगर फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो अंदाजा लगेगी कि एनएसई का वैल्यूएशन, मेरे ख्याल सिंपल ही लगा लेना कि एनएसई का वैल्यूएशन भी 30% तो बढ़ना बनता ही है। 40,000 के सामने 30%, कम से कम 7 गुना, तो यानी 50,000 करोड़ का। इस हिसाब से तो 50,000 करोड़ का एनएसई का वॉल्यूम वहीं पहुंचेंगे आप। अच्छा, वहाँ ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ नहीं है। तो अब तो मजा इनमें आएगा कि एनएसई के आईपीओ में क्या कुछ होता है। उस लिहाज से फिर क्या एनएसई के आईपीओ के पहले विकास ये दोनों खरीदा जाए क्या? एक तो आईडीबीआई बैंक और दूसरा आईएफसीआई, जिनके पास एनएसई की अच्छी स्टेक है। डेफिनेटली अनिल जी, मुझे लगता है यही मैंने कहा था। बट देखिए ऑलरेडी ये जो आईपीओ आने के दौरान जो सॉरी अनिल जी, आज एक्चुअली क्या है, आप दोनों ही वी से शुरू होते हैं, एक विवेक एक विकास, इसलिए कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको तो कहूंगा सेठी साहब और आपको कहूंगा विवेक जी। तो सेठी साहब बताइए पहले आप।
अनिल जी, जैसे मैं बता रहा था कि मुझे लगता है कि जो IFCI, IDBI, इन सब के पास जो NSE का स्टेक है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो उसका एक इम्पैक्ट हम आज देख भी रहे हैं। वैसे IFCI के स्टॉक में, IDBI के स्टॉक में भी अच्छा रुझान है, ये बिल्कुल खरीदना चाहिए। हालांकि ये जो आज चूंकि लिस्टिंग हुई है BSE की, तो एक यूफोरिया है, तो उसके कारण से आज बढ़े हुए हैं, बट ये अभी NSE का IPO आने में देरी है। तो जब भी IFCI में थोड़ा करेक्शन आता है, IDBI में थोड़ा करेक्शन आता है, तो उस दौरान इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, आपकी अगर नजर NSE के IPO की लिस्टिंग के हिसाब से हो तो। ओके, विवेक आप ये बताइए कि सन टीवी के लिए अब क्या अगले टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं? आपने बात की, फटाफट ये न्यूज बता रहे हैं। हाँ। आपने एकदम सही समय पकड़ा है प्रदीप, क्योंकि इसी समय न्यूज आई। देखिए, आज जो CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की वो स्पेशल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, ये 8 फरवरी मतलब क्या हुआ? अगले बुधवार क्रेडिट पॉलिसी के दिन, तो क्रेडिट पॉलिसी से याद रखते हैं 8 फरवरी को। तो क्रेडिट पॉलिसी के दिन तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई टाल दी है, इसलिए स्टॉक थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पर ये मुद्दे की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड नहीं करता है, जो लोअर कोर्ट का फैसला है जहां पर मारन ब्रदर्स को रिलीफ मिली है, तो हो सकता है कि फिर ये टेम्परेरी साबित हो, जो आज सन टीवी की तेजी है। लेकिन अब इसमें एक चीज है प्रदीप, ये बात आपका पॉइंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या फैसला लेता है, लेकिन इसमें इस फैसले के पहले क्या था? इस फैसले के पहले शायद ही एक भी आदमी ऐसा होगा जिसको उम्मीद होगी कि इस तरह की क्लीन चिट मिल जाएगी। अब क्या हो गया, इस फैसले के बाद इनका केस मजबूत हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो चांस ये ज्यादा है कि अब तो ना करे तो सरप्राइज होगा। अब तो ये लग रहा है कि ये इनका केस थोड़ा स्ट्रांग हो गया। एनीवे, आप सवाल किससे ले रहे थे? टेक्निकल राय लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने केस तो पूरा एनालाइज कर ही दिया है, लेकिन लेवल्स क्या बताते हैं? विवेक, ये बताइए, आज जिन लोगों ने लिया है वो क्या करें और जो अभी तक सोच रहे हैं वो क्या करें? देखिए, सन टीवी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 450 के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था, उसका टारगेट 750 तक बनता था। तो मुझे लगता है अभी भी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर 660 से लेकर 665 के रेंज में मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट रेंज रहेगा, वहां पे फिर से एंट्री करें। मैं ऊपर में 740 और 750 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, इस बीच एक खबर स्ट्राइड शासून को लेकर आई है। API बिजनेस को मर्ज करने की तैयारी में है, शेयर होल्डर्स से इसके लिए परमिशन मांगी है। API बिजनेस को एक नई कंपनी में अलग करने के लिए स्ट्राइड शासून ने, और इसको अलग से लिस्ट कराने की योजना है यहाँ पर स्ट्राइड्स की, और इसके चलते आप देख सकते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। बिल्कुल, और वुमेन हेल्थ केयर का जो कारोबार है वो ये बेचने की भी तैयारी में है, तो बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। सेठी साहब, आप नजर रखते हैं, कोई कॉल देंगे? बिल्कुल, एक तो नतीजे बेहद ही शानदार थे, स्टॉक आज बहुत ही अच्छा कर रहा था, और अभी ये न्यूज भी बिल्कुल पॉजिटिव है। स्टॉक बट ऑलरेडी 10-12% ऊपर है, तो उस लिहाज से थोड़ा कूलिंग का इंतजार करना चाहिए। बट अगर किसी को बिल्कुल एक BTST के तौर पे देखना है तो हो सकता है स्टॉक को आज लेके फिर मंडे सुबह अगर गैप अप खुलता है तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो मंडे सुबह थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अभी भी 12% की बड़ी उछाल, चार्ट्स पर भी राय ले लें, इसमें तो बनती है। इतना 12% शेयर भाग रहा तो 2 एक्सपर्ट की राय तो बनती है। विवेक जी बताइए सर। इसका मैं चार्ट देखूं तो पिछले एक साल का कंसोलिडेशन इसने 1200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है एक लंबी तेजी का इसमें अनुमान है। 1340 तक के मुझे इसमें लेवल दिखते हैं, क्योंकि जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है काफी स्ट्रांग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 1200 से लेकर 1190 की रेंज में मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। एक पोजिशनल कॉल लें, एटलीस्ट 10 से 12 दिन इसको होल्ड करें। 1340 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तेजी की कॉल यहां पर आती हुई अभी भी यहां से 10% के रिटर्न मिलने की संभावना। और अब बात करेंगे सरकारी बैंकों की। बैड बैंक की चर्चा एक बार फिर जोर शोर से चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र के बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार बैड बैंक पर जल्द ही अहम फैसला ले सकती है। इसी मुद्दे पर हमने विस्तृत चर्चा की EY के बैंकिंग एक्सपर्ट अभिजर दीवान जी से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ EY के फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड अभिजर दीवान जी अब जुड़ चुके हैं। अभिजर, स्वागत है आपका। ये जो पैरा बताया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ये एक बैड बैंक होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, और इसकी वकालत काफी कुछ मंत्री भी कर रहे हैं, नीति आयोग भी इसके पक्ष में है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ये आप एक नई एंटिटी क्रिएट करेंगे, अब इसके लिए बहुत सारी पूंजी लगेगी। कितनी पूंजी लगेगी, कहां से आएगी? अब पूंजी कितनी लगेगी
वो तो शायद ऑब्वियस है। आजकल जो नंबर चल रहे हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर के, जो बैड लोन्स है, करीब 8 लाख या 10 लाख करोड़ के बैड लोन्स है, तो उस हिसाब से कैपिटल लगेगा। तो 1 लाख करोड़ तो कम से कम, तो कैपिटल कम से कम अगर आप 15% भी कैपिटल एडिक्वेसी ले लें, ओके, कितनी तो होनी है, 1.5 लाख करोड़, तो करीब 1.5 लाख करोड़ चाहिए ही, और बाकी शायद बॉन्ड से आ सकते हैं, कहीं से कैपिटल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल इकट्ठा करना इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद डिमोनेटाइजेशन से कोई फायदा हो जाए, वो पैसा आ जाएगा। शायद आरबीआई के बैलेंस शीट से पैसा आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है। शायद बजट पे इतना कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, आएगा भी तो बजट से थोड़ा बहुत पैसा भी आ सकता है शायद। तो मेरे हिसाब से जो कैपिटल बेस खड़ा करना है उसमें नहीं आएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ सकता है, बिकॉज बैलेंस पैसा बॉन्ड से आना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ी अलग रीत से देखें तो शायद इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है। लाइक इंडिया में जब आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई का मर्जर हुआ था, करीब 9,000 करोड़ के बैड लोन थे अपने सिस्टम में, आईडीबीआई में थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको रिप्लेस कर दिया एक बॉन्ड से और वो बॉन्ड आईडीबीआई को दे दिया, और फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जहां सारे एसेट बैठे रहे, और जैसे जैसे एसेट से पैसा आता गया आईडीबीआई को देते गए, अल्टीमेट लॉस आईडीबीआई पे आ गया। तो अगर इसी तरह, सॉरी, अल्टीमेट लॉस वहां पर आईडीबीआई पे नहीं था, गवर्नमेंट ने बॉन्ड किया था, लेकिन यहां पर अगर करें कि एक पास थ्रू मैकेनिज्म बना दे कि बैंक्स को एक पेपर दे, लेकिन बोले कि जो एक्चुअल एसेट की बिक्री आएगी वही आपको दी जाएगी, पारा विल ओनली एनेबल। ओके, अगर ऐसा कुछ कर लिया तो शायद कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी कम हो सकती है। तो यानी उस केस में तो फिर एक एक ये ट्रैक रहेगा कि ये एसेट आया है, ये बैंक ऑफ इंडिया से आया है, ये एसेट आया है, ये एसबीआई से आया है, और वो जब रिजॉल्व होगा तो उस बैंक को लौटा दिया जाएगा। शायद ये एजेंसी अपनी कुछ फीस काट लेगी उसमें से। बिल्कुल, कॉस्ट काटेगी। वैल्यूएशन का मुद्दा तो फिर भी आएगा इवेंचुअली। आज बैंक बेच रहे हैं, कल को वो पारा बेचेगा, और हमने देखा है विजय माल्या के केस में, देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 2-3 राउंड ऑक्शन हो चुके हैं अभी, और पता नहीं कितने और राउंड ऑक्शन होंगे, क्योंकि हर बैंकर को यह डर है कि अगर मैंने थोड़े से कम दाम पे बेच दिया और कल को इसी खरीदार ने 10% ऊपर किसी थर्ड पार्टी को बेचा, तो लोग मेरे ऊपर तुरंत आरोप लगाएंगे कि ये आपने बिल बांट के कमीशन खा लिया था। तो यहां पर पारा को एक चीज तो करनी ही पड़ेगी कि पारा अगर करे तो वो पब्लिक सेक्टर में इफेक्टिव इतना नहीं होगा। पारा को किसी भी तरह से एक न्यू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में लाना जरूरी है। उसके लिए आपको एग्जांपल दूं, अगर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के रहे, बॉन्ड होल्डिंग गवर्नमेंट के रहे, वो तो होना ही है, लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल बोर्ड करे। आप जितने एमिनेंट लोग हैं, दीपक पारेख साहब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन्होंने सत्यम किया इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, अगर ऐसे लोग आ जाए कमेटी में और उसके नीचे एक एमिनेंट प्रोफेशनल्स और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल्स साथ में काम करें, तो फ्रैंकली ये प्रोसेस बड़ी अच्छी तरह चलेगा। अगर ये हो सके तो, अगर आप वही पब्लिक सेक्टर नेचर रखेंगे तो उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि वो भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल बैंक नहीं ले पा रहे। तो ये ऑक्शन इवेंचुअली होने के लिए आप कह रहे हैं प्राइवेट नेचर हो, यानी ये कैसे होगा? लेकिन फिर आप ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो, प्राइवेट कैपिटल भी लगे। आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर इसमें पूंजी लगाएगा? प्राइवेट सेक्टर कैपिटल नहीं लगाएगा। एटलीस्ट मेरा सोचना ऐसा है कि अगर पारा खाली एक कंसोलिडेटिंग एजेंसी होना चाहिए, कि पारा में गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग हो, एमिनेंट प्रोफेशनल्स हो, जो आए हर एक कंपनी को कंसोलिडेट करे, उसका एक रेजोल्यूशन प्लान बनाए, और उस हिसाब से स्विस ऑक्शन में बेचे, वो चलाने की कोशिश ना करे। हमारे पास 20 एआरसी है, शायद वो एआरसी को ही बेच दे, पर एआरसी को ही क्यों, प्राइवेट इक्विटी खरीद सकता है, ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडर खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो प्राइसिंग है वो पास थ्रू वापस बैंक्स पे आ जाए, क्योंकि बैंक्स के पास अकाउंटेबिलिटी रहना जरूरी है। ओके, फिर तो ये वैल्यूएशन की, कैपिटल की कहीं किसी तरह की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, कम होगी मेरे हिसाब से। दिस हैज टू बी थॉट थ्रू। एक और दिक्कत है कि काफी सारे मामलों में बैंकर्स कहते हैं कि बहुत सारे एसेट्स वगैरह हैं जहां डिस्प्यूट है, जहां पे आपने कोशिश की एसेट बेचने की और सामने वाली पार्टी तो कोर्ट में चली गई। ऐसे भी बहुत बड़ी तादाद में मामले हैं, और इनका क्या होगा? नहीं है, कोर्ट में रेजोल्यूशंस भी है, कोर्ट में भी है, स्टेज भी आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमने, जैसे गवर्नमेंट ने एक आईबीसी करके बैंक्रप्सी कोड लाया है। अगर आप ये बैंक्रप्सी कोड को और पारा को मैच कर लिए, बैंक्रप्सी कोड में क्या होता है, इधर 2 मिनट बता दूं। पहले एक इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, ओके, जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और प्लान्स को इनवाइट करता है। 30 दिन का उनका पीरियड होता है। उसके बाद एक परमानेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है
जिनका ये काम होता है कि एसेट को डिस्पोज करे, या तो कंपनी को एक जिसका सबसे अच्छा रिवाइवल प्लान है उसको दे दे, ये ऐसा है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको 180 दिन दिए हुए हैं, उन 180 दिनों में सारी चीजों पे मॉरेटोरियम लग जाता है। और अगर यही आप कॉन्सेप्ट पारा में लगाए, पारा इज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, सारे को इकट्ठा करेगा, मॉरेटोरियम मिल जाएगा उनको कोई भी सूट पे, 30 दिन में सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारे क्लेम्स है वो लेगा और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के डोमेन, पब्लिक डोमेन में रखेगा। फिर 1-1.5 महीने के बाद ऑक्शन करेगा और उस ऑक्शन में जो ले जाए वो ले जाए। सो ये बैंक्रप्सी कोड का जो लेजिस्लेशन है उनको अगर पारा के साथ मिला दे तो एक आपका लिटिगेशन है वो सारा मॉरेटोरियम में आ जाएगा, दूसरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आ जाएगा, तीसरा डेट सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फोर्थ डिसीजन मेकिंग आप बैंक से हटा के एमिनेंट प्रोफेशनल्स के हाथ में दे देंगे। अगर ये 4 चीज हुई तो न सीबीआई आएगा, न कोर्ट में कोई अड़चन ना सकेगा बीच में, ना ही प्राइसिंग में, रियलाइजेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सारा कंसोलिडेटेड बिजनेस भेज रहे हैं। तो आज देखिए पीएसयू बैंकों में जो खरीदारी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। और ललिताभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवीपी रिसर्च शेयर खान के। ललिताभ बताइए, ये जो सारी हमने चर्चा सुनी, क्या इस बैड बैंक की उम्मीद में पीएसयू बैंक खरीदने की राय देंगे आप? पीएसयू बैंक फिलहाल तो एक काफी टाइम है इस पारा जैसा कंसेप्ट को फाइनलाइज होने के लिए भी। तो हमारा अभी तक तो व्यू पीएसयू बैंक के ऊपर होल्ड का ही है। हमारा स्टेट बैंक के अलावा हमारा किसी भी पीएसयू बैंक के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव मत नहीं है। बट केवल एसबीआई खरीद की राय देते हैं। आप कह रहे हैं कि काफी वक्त लगेगा, इसलिए आप इतना लंबा व्यू इस वक्त नहीं लेना चाहते। जब स्थिति स्पष्ट हो जाए कि पारा जैसी एक संस्था वाकई बनाई जा रही है, क्या तब आप खरीदारी की राय देंगे? हाँ, तब बेशक अगर पारा जैसी कोई संस्था आती है तो उससे बैंक्स, जो पीएसयू बैंक्स हैं खासतौर से, उनको एक तो बेनिफिट ये मिलेगा कि काफी सारा एनपीएस जो उनके बुक से रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा पारा बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर, और उसके साथ साथ उनको कैपिटल इनफ्लो भी काफी अच्छा मिल पाएगा। एक तीसरी चीज है जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी पीएसयू बैंक्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, कि गवर्नमेंट को जो पीएसयू बैंक्स की अंडरराइटिंग प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम करना होगा और बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। पारा जैसा एक एंटिटी आप क्रिएट करके आप वन टाइम के लिए तो एक बार एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, देखिए बैंक्स के जो एनपीएस हुए हैं रफली 3-4 मेन कारण से हुए हैं। एक तो बैड अंडरराइटिंग, fraud from the management side or from any other side, siphoning of funds and all those are concerns that has to be caught and that has to be addressed by the banks, जैसे कि उनके सिस्टम्स इस तरह के हो कि इस तरह के लोन्स ना हो। इसके अलावा जो लोन्स हैं बहुत सारे जो ग्लोबल डिमांड से रिलेटेड रहे हैं या फिर कमोडिटी प्राइसेस से रिलेटेड रहे हैं, उसमें बैंक्स एक हद तक बोल सकता है कि वी वर कॉट ऑफ गार्ड एंड एक पारा जैसी एंटिटी सेंस बनाती है। बट जहां पर भी अंडरराइटिंग इश्यूज है जो काफी इम्पोर्टेंट होंगे, बिल्कुल वो बहुत इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान देगी। बिल्कुल ललिता, ये जरूरी बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दरअसल हमने जो अभी अभिजर के साथ चर्चा सुनी, अभिजर का भी यही कहना था कि अगर आप इनसे ये सारे लोन ले लेंगे, खरीद लेंगे और इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे, बैंक को कैश दे देंगे, तो फिर तो बैंक को छूट होगी फिर एनपीए करने की। इसलिए जितना लॉस हो वो पूरा बैंक को ही बेयर करना चाहिए और पारा को केवल एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करना चाहिए। वो खाली उगाई वाला काम करे। बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक हैं, सबने थोड़ा थोड़ा लोन दिया है किसी भी कंपनी को। तो जैसे माल्या साहब से वसूली के लिए 10 बैंक लग गए, तो एक एजेंसी होगी तो वो एसेट बेच के वसूली कर लेगी। और जिसकी एक्सपर्टाइज होगी रिकवरी में, जो वो बोलते हैं रिकवरी एजेंट होना चाहिए, एक मजबूत रिकवरी एजेंट सरकारी बैंकों में भी होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट वाले तो अपने अपने अपॉइंट कर देते हैं, वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पैसा निकालते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में ये दिक्कत है। तो ये आइडिया अच्छा है, जो प्रदीप कह रहे हैं वो पॉइंट एकदम परफेक्ट है। नए बैड डेट्स ना करें,
पुराने के लिए, रिकवरी के लिए बैड बैंक है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद 3 बज जाएंगे और 3 बजे की हमारी खास पेशकश निफ्टी कॉल्स ब्रेक के बाद। और अब वक्त है, अच्छा 3 बज चुके हैं निफ्टी के कॉल्स का। तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे लेते हैं कि कौन निफ्टी को ट्रेड किस तरह से किया जाए सोमवार के लिए। जय ठक्कर कह रहे हैं कि खरीद के जाइए निफ्टी को, स्टॉप लॉस लगाइएगा 8680 का और ऊपर की तरफ 8850 का लक्ष्य। सिमी भौमिक अगली कॉल दे रही है हमें निफ्टी के ऊपर और सिमी का मानना है यहां पर तेजी ही करनी चाहिए। 8765 का पहला टारगेट, 8790 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस वो लगा रही है 8670 पे। 1 से 2 दिनों के लिए है सिमी की कॉल। विवेक गुप्ता हमारे साथ है और ले लें उनकी भी कॉल्स। बताएं विवेक, तेजी करके जाएंगे या मंदी? अनिल जी, मैं तेजी करके जाना चाहूंगा। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 8720 से लेकर 8725 की रेंज में निफ्टी को बाई करें, 8685 के स्टॉप लॉस के साथ और 8790 का टारगेट रहेगा। वागले साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वागले साहब बताइए। आफ्टरनून प्रदीप, मैं भी तेजी करके जाऊंगा। 8680 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 8850 का टारगेट होगा। 1 से 2 या 3 दिन का व्यू है, शायद मंडे को नहीं आएगा। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए तेजी करके ही जाएं। तो तीनों ही एक्सपर्ट्स बुलिश है, खरीदारी करके ही जाना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। और हफ्ते के आखिरी दिन वैसे भी एक बात है कि हम प्रदीप बंद तो मजबूती हो रहा है ना कि 8700 के ऊपर की क्लोजिंग तो अच्छी कही जाएगी। क्यों? बिल्कुल, आपके चार्ट के हिसाब से आपने क्या लेवल बताया था उस समय? मुझे लगता है कि फिलहाल निफ्टी में इतना डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए अगर मुझे लेकर जाना हो तो मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी लेके जाऊं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़िया है और बैंक निफ्टी मजबूत है भी। तो बैंक निफ्टी पे भी एक राय ले लेते हैं। अभी वागले साहब यही हमारे साथ। वागले साहब, अपना सुबह का टारगेट क्या था? अनिल जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। मैं 20,450 20,500 के टारगेट्स लेकर चलूंगा। यहाँ से भी लगभग 200-250 पॉइंट की अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल निफ्टी बैंक काफी ज्यादा मजबूत। निफ्टी पर भी कॉल तो तेजी की ही आ रही है। कुछ और स्टॉक्स पे राय लेते हैं सेठी साहब। और अगला स्टॉक, बल्कि 2 स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहे हैं, MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशंस, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों ही न्यूज बेस्ड एक्टिविटी है। हालांकि ये कोई इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स तो है नहीं, बट आज जिस तरह से ये मारन ब्रदर्स के ऊपर जो एयरसेल के केस में 2G से इनको जो डिसमिस हुए इनके अगेंस्ट में चार्जेस, तो उसका एक इम्पैक्ट इसमें आरकॉम में भी देखा जा रहा है। और जहां तक MTNL का सवाल है, बाजार में ऐसी रूमर्स है कि इसमें भी पूरा का पूरा बिक सकती है कंपनी। तो उसके जो वैल्यूएशंस है वो काफी जो करंट लेवल्स है उससे बहुत ऊपर के लेवल के आ रहे हैं। जिस तरह से इनके पास एक वैल्यूएबल लैंड बैंक है तो उसकी वैल्यूएशन है, फिर जो स्पेक्ट्रम है इनके पास उसकी वैल्यूएशन है। तो उनके वो अगर खबर मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली यहां से सब्सटेंशियल गेन्स देखने को मिलेंगे। बट अनलेस वो खबरें मटेरियलाइज होती है, इट वुड बी प्योर गैम्बल। तो उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड के दोनों स्टॉक नहीं है। इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बात तो सही कह रहे हैं। मतलब कम से कम आरकॉम में तो क्लियर ही है। बोली सन टीवी पर 2 राय हो भी सकती है कि अगर ये वाली तलवार जो लटकी, वो यूनियन बैंक को क्या हो गया 11%। क्या सरकारी बैंक दौड़ लगा रहे थे, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हो गया। गजब की तेजी बनती दिख रही इन तमाम शेयरों में, जबरदस्त। ओबीसी देखिए 4.5%। और प्रदीप, ये तो वायदा कारोबार के बैन में होने के बाद ऐसा भाग रहा है, तो मतलब पक्के ही शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसका मतलब तो ये समझा जाए सरकारी बैंकों में बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो चुकी है। और लगातार जिस तरह से ये चल रहा है, हालांकि हमने अभी भी जो बात की अपने एनालिस्ट से, ललित आपका ये कहना है कि पता नहीं ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी शायद बहुत सारी चीजें हैं। वो बात सही है उनकी दूर की कौड़ी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जब तक स्कीम सामने आएगी कैसे क्या होगा तब तक ये भाव थोड़ी रहेंगे। फिर भाव तो खरीदना तो पहले खरीदना पड़ेगा। अगर देखा हो विजया बैंक के नतीजे है, वहां पे अब एनपीए नहीं बढ़ रहे, कम हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर एनपीए जितने होने थे सब हो गए। और राजन साहब ने जो डंडा लगाया तो उन्होंने तो ये कहा ही कि आपके जितने डाउटफुल एसेट सब निकालिए, इंतजार मत कीजिए। तो जब आपने ढूंढ के सारे कमजोर एसेट डिस्क्लोज कर ही दिए हैं, एनपीए कर दिए हैं, तो अब नए एनपीए होने की रफ्तार अगर कम होती है तो ये तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब एनपीए और खराब नहीं होंगे। ये बात सही। और इस बार ये दिख भी रहा है
एसेट क्वालिटी स्टेबल आ रही है। हार्डली एक आध कोई बैंक होगा जिसकी खराब हुई है, बाकी सब थोड़ा पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर स्टेबल है। तो देखिए जो समस्या थी सबसे बड़ी वो काफी हद तक सीमित हो गई अब। और दूसरा ये कि वो बैड बैंक बनाने की बात भी कर रहे हैं, तो भी अब क्या है, सब एनपीए तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अब जाएंगे और वहां से जो कुछ भी अगर इन्हें मिलेगा तो इनके फायदे की बात ही होगी। तो ये एक अच्छी बात इस वक्त है और इसी वजह से आज हमने आपके सामने ये पूरी चर्चा की और आपको बताया कि भाई किस तरह से बैड बैंक की कॉन्सेप्ट है। ये एक आपके लिए। इस बीच जो स्टॉक्स बड़ा दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें ग्रेन्यूल्स, ये स्टॉक भी देखिए क्या तेज दौड़ लगा रहा है। वागल साहब, ग्रेन्यूल्स के चार्ट पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देर हो गई या खरीदा जाए इन लेवल्स पर? थोड़ी सी देर हो गई है एज ए ट्रेडर अनिल जी, बट आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो मुझे अभी भी 140, 142 के टारगेट्स बैठते हैं, तो उस लिहाज से आपको स्टॉप लॉस 120 के नीचे रखना होगा। ये थोड़ा सा लंबा होगा एज ए एफएनओ ट्रेडर। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आते हुए ग्रेन्यूल्स पे। इसके अलावा अगर हम देखें आज के दिन बैंक, टेलीकॉम, ये तमाम सेक्टर्स तो खासतौर पे डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और सेक्टर है फर्टिलाइजर और वहां पर भी खासतौर पे एक स्टॉक है एनएफएल। और इनफैक्ट यहाँ पे मुझे याद पड़ता है करीब 2-3 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से रजत बोस थे और उनके साथ चर्चा हो रही थी और ये राय बनी थी कि ये एनएफएल जो है अपने कई सालों की मंदी के ट्रेंड से बाहर आ रहा है, ऐसा लगता है। और उस समय ये कुछ 35, 37, 40 के आसपास था, 60 तक पहुंच गया। देखिए जिस रफ्तार से बढ़ा है, आप इस हफ्ते का मूवमेंट देखिए, इस महीने का, पिछले एक महीने का यानी दिसंबर से लेकर अब तक का मूव देखिए, बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो 28-30% के आसपास तो ये इसी हफ्ते में बढ़ता हुआ नजर आया है और दिसंबर से यानी 1 जनवरी से अब तक 73% की तेजी स्टॉक ने दिखा दी है। एक्चुअली प्रदीप ये है ना, हम लोग मेरे ख्याल से नवंबर के अंत के आसपास, वागले साहब को सही याद होगा, रोज सुबह रहते हैं हमारे साथ, इसलिए हम कब से ये कह रहे थे कि इस सेक्टर के फंडामेंटल बदल रहे हैं। देखिए ठीक उसी तरह से बदल रहे हैं जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों के फंडामेंटल बदले। पहले कोई हाथ नहीं लगाता था, सरकारी कंपनियां, बड़े रेगुलेशन है, कौन खरीदे, क्या होगा, कभी भी सब्सिडी का वो सब मामला अटका रहता है। लेकिन जैसे जैसे सरकार इन प्लांट्स को गैस बेस कर रही है, जैसे जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर पर अब फर्टिलाइजर का नंबर है, तो जो सब्सिडी जैसे ऑयल एंड गैस में ट्रांसफर होती है सेम वैसे होगी। तो ये चीजें हैं जो बदल जाएगी और अब धीमे धीमे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाली जमीन कम हो रही है, पैदावार बढ़ानी है, तो फिर फर्टिलाइजर्स लगेंगे। तो उस लिहाज से डीडी शर्मा साहब हैं अपने साथ और उन्हीं को पूछते हैं। शर्मा साहब ये बताइए कि फिर लगता है आपको कि ये सेक्टर है जो अच्छा निवेश का मौका दे रहा है? यदि हाँ तो आपको क्या पसंद है सर इसमें? देखिए अनिल जी, मैं इंतजार कर रहा था आपके सवाल का और मैं आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे 2 सेक्टर फर्टिलाइजर और बैंकिंग, दोनों के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। फर्टिलाइजर में जैसा आपने सही कहा कि एक तो कॉस्ट कम करने पे गवर्नमेंट भी लगी हुई है, गैस बेस्ड प्लांट पिछले कई सालों में सारे हो गए हैं, साथ ही साथ डिमांड अच्छी होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने भी कही और मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो आने वाले समय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडीज डायरेक्ट जब फार्मर्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसका एक मैकेनिज्म जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को डी कंट्रोल कर देगी। तो अब ये सारी तैयारी जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं 2 से 3 साल का व्यू रख रहे हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशनें बनानी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब डीबीटी पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फर्टिलाइजर की प्राइसेस डी कंट्रोल हो जाएगी। अब जिनको सब्सिडी देनी है गवर्नमेंट डायरेक्ट देगी और डी कंट्रोल हो जाएगी जब फर्टिलाइजर की प्राइसेस, तो डेफिनेटली सेक्टर की री रेटिंग हो जाएगी। तो वो कारण है फर्टिलाइजर सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के आने का और बने रहने का। जहां तक बैंकिंग सेक्टर की बात है, जो पहले प्रदीप बात कर रहे थे, वहां भी मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। वहां मेरा ये मानना है कि आप देखिए बैंकिंग की हालत किसके कारण खराब हुई थी कि जो हमारे यहां पर स्ट्रेस्ड सेक्टर थे, स्टील है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, एयरलाइंस है, होटल है, माइनिंग है, मेटल है और कुछ हद तक कुछ टेक्सटाइल और पेपर कंपनियां भी थी, इनके कारण बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब हुई थी। अब ये सारे के सारे सेक्टर अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो सब इंप्रूव हो रहे हैं, सब में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि रियल में उन लोगों के पास पैसा आकर के वो बैंकों में जमा कराए उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग हु कैन रीड बियॉन्ड से 6 मंथ्स 12 मंथ्स
वो समझ सकते हैं कि सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी तो बैंकों के पैसे आ जाएंगे डूबे हुए, बहुत सारे राइट ऑफ है वो राइट बैक करने पड़ेंगे, और उसको जो है ये पीएसयू बैंक का सेगमेंट पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है। तो आप जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं इस क्वार्टर के या अगले क्वार्टर के आएंगे उसको मत देखिए, साल भर बाद का पिक्चर देखिए, आपको पीएसयू बैंक में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल, तो शर्मा जी की राय इन दोनों सेक्टर से पॉजिटिव है। लेकिन शर्मा जी देखिए, आप जो स्टॉक बता के जाते हैं खासतौर पे शाम के शो में, उसमें अगले दिन सर्किट लगता है। अब आपने स्टॉक तो बताए नहीं दोनों सेक्टर के। नहीं देखिए, स्टॉक के लिए तो ऐसा है जैसे मैंने कहा ना, फर्टिलाइजर में 2 से 3 साल का अगर व्यू लेके रखते हो तो कोई भी अच्छी फर्टिलाइजर कंपनी, चाहे जीएसएफसी हो, जीएनएफसी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनी आरसीएफ हो या एनएफएल हो, जहां अभी भी इफिशियंसी में और इंप्रूवमेंट के चांसेज है, वो सब मैं समझता हूं बहुत अच्छी कंपनियां रहेगी। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं समझता हूं सारे बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग टॉप क्लास से लेके एसबीआई से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके कैनरा बैंक से लेके सभी अच्छी बैंकों की मैं समझता हूं कि रिकवरी अगले 12 महीने में बहुत इंप्रूव होगी और एसेट क्वालिटी जो है तेजी से इंप्रूव हो जाएगी 1 साल के बाद में, और री रेटिंग हो जाएगी पूरे सेक्टर की। ओके, आज हालांकि बाजार मजबूती के दौर में है, लेकिन एक सेक्टर मेटल जो कि कमजोर है, जिस तरह से चीन में स्टील के दाम तेजी से गिरे हैं, वहां का इंडेक्स तेजी से गिरा है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सेठी साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि स्टील तो देखिए चाइना से ही चलता है। नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, ये जो न्यूज है डेफिनेटली पूरे मेटल सेक्टर के लिए नेगेटिव है, बट अगर यही चीज आज 3-4-5 साल पहले होती तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। बट आजकल क्या है, चाइना के लिए भी जो बाकी एशियन जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो बिल्कुल एक डिमांड खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। बट हालांकि न्यूज नेगेटिव है, अगर यूएस ट्रेड बैरियर लगाता है चाइना के स्टील के ऊपर तो इंटरनेशनली मेटल के दाम में करेक्शन होगा, और मेटल के स्टॉक्स में ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी तेजी हो चुकी है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल रहेगा। तो उस लिहाज से जिनकी ट्रेडिंग पोजीशन है उनके लिए तो एडवाइस रहेगी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेवे, और अगर वहां पे रिकवर कर सकते हैं, और बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा रुकना चाहिए मुझे लगता है, जब तक इस पर कोई और क्लैरिटी नहीं आती। का तो अभी विचार है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो थोड़ा इस न्यूज को थोड़ा सीरियसली लेना चाहता हूं, मतलब इतना लाइटली नहीं लेना चाहता, और वो इसलिए कि देखिए बजट के बाद मैं जितने लोगों से बात कर रहा था, बड़े छोटे हमारे जितने भी हैं एक्सपर्ट्स, हर एक की एक ही राय थी कि अब इंडिया रिलेटेड कोई मंदी के कारण है, लेकिन जो ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, इसका क्या असर दुनिया में पूरा होगा वो बोलना मुश्किल काम है। तो शर्मा साहब, आपसे भी इस पर राय ली जाए कि अगर ट्रम्प साहब का जवाब देने के लिए चाइना की तरफ से डीवैल्यूएशन या करेंसी वॉर या फिर ये सब झंझट, और आज देखिए 7% स्टील इंडेक्स टूटना, कॉपर ऊपर 4% ये छोटी बात नहीं है। तो क्या मेटल स्टॉक्स जो इतनी तेजी दिखा चुके हैं ऑलरेडी, अब क्या यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूली कर ली जाए, थोड़ा साइड में हो जाएं, जल्दबाजी ना करें, क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली जहां तक मेटल सेक्टर का सवाल है, मेरे ख्याल से मेटल्स में एक तरह से तेजी जो है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। यहां से और ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल जो है ओवरऑल रिकवरी चल रही है, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, सब जगह जो है रिकवरी चल रही है, इसलिए कोई गिरने के भी बहुत ज्यादा शार्प मंदी के भी चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, एक टॉप बन गया है और अब एक रेंज बाउंड जो है मूवमेंट रह सकता है। जहां तक आपने ट्रंप साहब की बात की, मेरे ख्याल से जो ट्रंप साहब ट्रेड बैरियर वाली नीतियां अपना रहे हैं वो उनको 6 महीने 12 महीने बाद रियलाइज होगा कि ये एक दुधारी तलवार है। ये सिर्फ तलवार आप चला रहे हो ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर भी चलेगी, और वो जब रियलाइजेशन होगा तब आप इस चीज को मॉडरेट कर दोगे, धीरे धीरे खुद ही इसको कम करने लगोगे, और तब मेरे ख्याल से जो है वो रियलाइजेशन के कारण ही ये चीजें जो है वापस सुधरेंगी। क्योंकि जो ओपननेस आई थी, लिबरलाइजेशन हुआ था ग्लोबल ट्रेड में, वो इसलिए नहीं हुआ था कि किसी एक यूएस की मार्केट की जरूरत थी या किसी एक कंट्री की जरूरत थी, ये सबके लिए बेनिफिशियल था, और अगर कोई उससे बाहर निकलता है तो उसके लिए नुकसानदेह भी उतना ही है। बिल्कुल, लेकिन अब इनका तो नाम ही ट्रंप है, आपने ताश खेला होगा तो ट्रंप कार्ड, तो वो तो जब सबसे बड़ा कौन है? हाँ, तो जब आपने इक्का चला और आपको लगा कि ये बाजी तो मेरी है और सामने वाले ने ट्रंप किया, तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल ही होता है। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या करे। हाँ, वो बात सही, लेकिन कभी कभी कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें एक बार आप है ना, अगर खाली अकेला इक्का कुछ नहीं कर सकता, वैसे गेम भी है। तो ट्रंप साहब दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के मुखिया हैं, जिनको कहते हैं भाई हम दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है।
तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसका असर तो पड़ना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो मुश्किल वाला मामला। तो इंटरेस्टिंग होगा ये, मतलब 2017 का साल ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इससे बेहतर और इंटरेस्टिंग चीज एक बार अभी आपको बता दें, 3:15 बजे जो हम बताते थोड़ा लेट हो गए, लेकिन विकास सालुंके साहब कह रहे हैं कि BTST के तौर पर आप सिंटेक्स इंडस्ट्री को खरीद के जाएं, 98 का लक्ष्य और 88 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मारुति, क्या बात है, मारुति बेचने की राय है, ये बोल्ड कॉल है। मारुति में अब तक जितने लोगों ने बेचने की राय दी कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है, पर टेक्निकली एक बात अलग है, 6000 के लेवल पे हो सकते हैं सक्सेसफुल, हो सकते हैं। चलिए, आपको मारुति ने, विकास जी को प्रदीप जी का सपोर्ट है, क्योंकि प्रदीप जी चार्ट देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है। चार्ट के हिसाब से मेरा सपोर्ट अभी नहीं है, वैल्यूएशन महंगे। ठीक बात है। चलिए, मारुति शॉर्ट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर और 5980 की टारगेट कीजिए। कुणाल सरावगी इक्विटी रश के बाय ग्रेन्यूल्स इंडिया पे यहाँ पे तेजी की कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 125, टारगेट 136 के। यूनियन बैंक पे भी तेजी की कॉल है, 155 पे स्टॉप, 173 के टारगेट। विवेक, मैं भेल रिकमेंड करना चाहूंगा। भेल काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स में, करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 146 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो विप्रो है। विप्रो मुझे लगता है ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है, 459 के ऊपर जाए तो बाई करें, 455 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 465 और 468 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वागले साहब, क्या BTST STVT दोनों? नहीं अनिल जी, दोनों BTST है। पहला होगा यूनियन बैंक, 158.50 का स्टॉप लॉस होगा, 168 का टारगेट होगा। और दूसरा होगा अपोलो हॉस्पिटल, 1250 का स्टॉप लॉस होगा, 1287 का टारगेट होगा। यूनियन में तो आपको याद है सुबह राकेश बंसल बोल रहे थे अपने शो में, वो उस समय मुश्किल से मेरे ख्याल से 2.5-3% ऊपर था, और उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई यूनियन बैंक बढ़ सकता है। अच्छा बढ़ा, एक्चुअली बहुत बढ़िया, ये एक स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करने वाला। अब भी आप BTST करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर खरीदारी का मौका है। एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत होकर बंद हो रहा है, इसी पर वागले साहब चार्ट देख लीजिए जरा, डॉक्टर रेड्डीज। कल नतीजे आएंगे शनिवार को, तो क्या इसे खरीद के जाए नतीजों के पहले? 1.5% मजबूत बंद हो रहा है। तो अनिल जी, प्राइस वाइज अच्छा पैटर्न बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने सपोर्टिव नहीं है। तो मैं एक सीमित अपसाइड की बात करूंगा, जो कि 32.10, 32.20, मतलब एज अ ट्रेड फॉर 50-60 रुपीज आप खरीद सकते हैं, बट वहां पर शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। तो लिमिटेड अपसाइड, यस। ओके, लिमिटेड अपसाइड की बात यहाँ पर फिलहाल इस स्टॉक के लिए निकल कर आती हुई। इसके अलावा अगर हम आज के दिन देखें, कौन से और ऐसे स्टॉक हैं जहां पर लोगों ने कोशिश की है कुछ हद तक बंदी करने की और शॉर्ट के मौके ढूंढे गए हैं? जेट एयरवेज देखिए, यहाँ पे बड़े शॉर्ट बने हैं आज, क्या लगता है वागले साहब? प्रदीप, ये स्टॉक पर मैं काफी बेरिश रह चुका हूँ, पिछले 3-4 दिनों से मैं बेरिश रह चुका हूँ, और मुझे लगता है और भी थोड़े डाउनसाइड है। हालांकि वो फॉल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी तक आया नहीं है। जिस दिन मार्केट ऊपर भी चला था, यह स्टॉक नीचे था, तो करंटली एट अ लेवल ऑफ 379, मैं समझता हूँ ये 360 की तरफ की मूव की शुरुआत है, और जब तक ये 388, 389 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, एज अ ट्रेड मैं शॉर्ट रहना ही पसंद करूंगा। ये तो वागले साहब वो बजट के दिन वाला मामला है। बजट के दिन सुबह सुबह सबसे पहले शॉर्ट बनने लगे थे जेट एयरवेज में, राइट? मुझे भाव तो ध्यान नहीं, उस समय क्या भाव था, कुछ अंदाजा है आपको? वहां से हमने 394, 395 के आसपास अनिल जी बात की थी बजट के दिन पे, और वहीं से उसके बाद वहां पर गया ही नहीं है, ये वन वे फॉल ही है। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से रिजल्ट के पहले के शॉर्ट्स हैं, और तो कोई बात हो नहीं सकती इसकी। रिजल्ट आने वाले तो हो सकता है रिजल्ट से पहले, और इंटरग्लोब के रिजल्ट मेरे को देख के मुझे लग रहा है उसके जो इतने प्रदीप जी इतने खराब नंबर थे इंटरग्लोब के, इंडिगो के, उसको देख के लोगों को डर लग रहा है कि अगर इंडिगो ने ऐसा किया तो बाकी का क्या? मतलब इंडिगो तो जो बेहतर एयरलाइंस मानी जाती है कि वैसे तो खैर इंडिगो पिछले 3-4 क्वार्टर से निराश ही कर रहा है, कोई रिजल्ट अच्छा आ नहीं रहा है। पूछा जाए शर्मा साहब को, शर्मा साहब कुछ पसंद है आपको इनमें? जेट, स्पाइसजेट, इंडिगो? देखिए, मुझे पूरा सेक्टर पसंद है। हाँ, एक रिजल्ट ब्लूज हो सकते हैं, आज रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के डर के कारण इंटरग्लोब के रिजल्ट देख करके मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद खराब रिजल्ट आएंगे, और हो सकता है थोड़े खराब भी आए पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो। लेकिन मैं एज ए सेक्टर इसको 1 साल 2 साल के नजरिए से अगर देखूं तो मैं समझता हूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री फैंटास्टिक कर रही है,
और अगर आप देखेंगे, अगर आप एयरलाइंस में जाएंगे तो आजकल तो आपको मिडिल की सीट भी कोई खाली नहीं मिलती है और ज्यादातर सेक्टर्स में अभी आपको प्राइसिंग भी जो है काफी मेरे ख्याल से ऊंची देनी पड़ रही है कंपेयर टू पहले जो एक अट्रैक्टिव प्राइसेस मिलती थी वैसी है। और उसके अलावा अगर आप कंपेयर करेंगे रेल फेयर से, रेल के फर्स्ट एसी से, तो उसके मुकाबले भी जो है वो एयरलाइंस सब रीजनेबल लगती है बाकी चीजों को, बाकी बेनिफिट्स को देखते हुए। तो इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि डिमांड जो है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है। और वो तब है जबकि अभी तो कोई रियल रिकवरी आप कह ही नहीं रहे हो कि इकोनॉमी में कोई रिकवरी हुई है, जॉब मार्केट में कोई रिकवरी हुई है या लोगों के कंपेंसेशन पैकेज या पे पैकेजेस बढ़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये हालत है, तो जब ये सारी चीजें इंप्रूव होगी तो क्या हालत होगी। मेरे ख्याल से जो एयरलाइंस इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। कोई भी नेगेटिव रिजल्ट के कारण अगर गिरावट आती है तो जेट हो या स्पाइस जेट हो लेना चाहिए या इंटरग्लोब हो लेना। शर्मा साहब एक बात बताओ, ये आपने पॉइंट बोला उससे तो मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि सारी की सारी फ्लाइट फुल चलती है। अगर अब ये फुल चलती है तो फिर इनकी कमाई बढ़ेगी कैसे फिर? मतलब ये तो पूरे ही वैसे ही 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो क्या खाली किराया बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए आपने वो भी तो न्यूज सुनी होगी, हर एयरलाइंस जो है कितने एयरक्राफ्ट खरीद रही है, कितनों के ऑर्डर दे दिया है, जो हर क्वार्टर में आपको 2-2, 3-3, 4 एयरक्राफ्ट नए मिलेंगे, तो नई कैपेसिटी ऐड तो हो ही रही है ना। बिल्कुल, तो नए विमान जो ये जोड़ रहे हैं अपने बेड़े में, उससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और आजकल तो विंडो सीट लेने के लिए भी आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। सबसे वो इंडिगो में सबसे आगे की सीट के लिए तो 600 रुपए लगते हैं और विंडो सीट के अलग पैसे। इवन अगर आप पहले से तय करके मिडिल सीट भी लेना चाहें तो उसके भी 100 रुपए लगते हैं। पैसे तो लगते यानी जबकि ये तो गारंटी है कि टिकट है आपके पास तो मिडिल सीट तो मिलेगी लेकिन उसके भी पैसे लग रहे हैं। तो बड़े इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हैं एयरलाइंस दोनों पैसे कमाने के। देखिए क्या होता है, फिलहाल नतीजों पे नजर होगी। लेकिन शर्मा साहब, आज का जो सबसे बड़ा स्टार है उस पर आपसे राय नहीं ली हमने अभी तक। बीएससी के लिए क्या राय देते हैं आप? क्या बने रहेंगे? आप देखिए 1065 अब हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल ये आता हुआ और करीब करीब यहीं पे क्लोजिंग की तैयारी है, क्योंकि पिछले आधे पौने घंटे से तो इन्हीं लेवल के आसपास टिका हुआ है करीब 1200 का हाई देखने के बाद। देखिए बीएससी पे मैं कोई सेंटिमेंटल व्यू नहीं देना चाहता हूं। मेरा अगर मानना है कि बीएससी कंपटीशन के हिसाब से देखें तो मार्केट लीडर एनएससी से पीछे है काफी और उसको कैचअप करना भी उसके लिए काफी मुश्किल है, पर्टिकुलरली डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। और इसके चलते हुए इसकी ग्रोथ जो है वो स्लगिश ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एग्रेसिव वैल्यूएशन इसको नहीं देना चाहूंगा। आज के टॉप के भाव के आसपास मेरा व्यू ये था कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मतलब 1200 के अब थोड़ी मिलेगा 1200। अब एक बार वो टॉप बनाने के बाद वापस पहुंचना भारी काम पड़ता है, तो 1200 में मुश्किल है। लेकिन फिर भी ठीक है, लोगों को पैसा तो बन ही रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना है, अच्छा पैसा बना है। ये का आपकी क्या राय है विकास? बीएससी के आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इन भाव में प्रॉफिट बुक करें या थोड़ा इंतजार करें? 1150 फिर मिल सकता है? अनिल जी पहले भी हमने नहीं बिल्कुल अनिल जी पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। मुझे लगता है जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं उनको तो इस स्टॉक पे अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से लिया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक में ऑलरेडी 30-33% के रिटर्न्स दे दिए हैं, तो इतनी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट मुझे लग रहा था कि ये 1000-1500 के आसपास की लिस्टिंग होगी, बट जिस तरह का एक ट्रिमेंडस रेस्पॉन्स मिला आईपीओ को तो लिस्टिंग भी बहुत अच्छी है और उसके बाद हमने 1200 तक के लेवल देखे। तो जिन्होंने लिस्टिंग के लिहाज से लिया हो तो मेरे ख्याल में सुबह उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और बाकी लंबी अवधि के लिहाज से बिल्कुल इन लेवल्स पे भी इसमें बने रह सकते हैं। ओके शर्मा जी, आज का अखबार अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे एड सरकार की ओर से आए हैं अलग अलग कंपनियों के विनिवेश के लिए। वो कहीं एडवाइजर ढूंढ रहे हैं, कहीं लीगल फर्म ढूंढ रहे हैं। तो लगता है सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी तैयारी में है। अब क्या खरीदा जाए बाजार में, कौन सी सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट होगा? लोग अंदाजा लगा रहे हैं, कोई आईटीडीसी ले रहा है, कोई एमटीएनएल ले रहा है। आप क्या लेने की राय देंगे? नहीं देखिए, मैं इस पे फोकस करूंगा कि कौन सी कंपनी जो है वो एसेट बेस उसका काफी स्ट्रांग है और उसके बिजनेस का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, उस कंपनी के अंदर आपको जो है निवेश करना चाहिए। वहां मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। तो एक तो डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, अगर वहां पर कुछ होने वाला है तो वहां जरूर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां डिसइन्वेस्टमेंट हो या और कुछ चीज हो, एक्टिविटी हो, और नहीं भी हो तब भी मैं समझता हूं कि डिफेंस को कैटर करने वाली जितनी भी एंटिटीज होगी भारत सरकार की, वहां पोटेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह जैसे हमने पहले बात की कि फर्टिलाइजर सेक्टर में जैसे आरसीएफ जो है बहुत
एसेट हैवी कंपनी है और इक्विटी लाइट है उसकी, लेकिन एसेट बेस उसका बहुत स्ट्रांग है और पर्टिकुलरली मुंबई के अंदर उसके पास सरप्लस लैंड बहुत जबरदस्त है। तो वहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं तो वो कभी भी हाई ऑफ होती है या लग की जाती है, तो बहुत अच्छा जो है आपको गेन मिल सकता है। जैसा आपने टाटा कम्युनिकेशन में देखा, उससे भी ज्यादा जो है गेन आपको आरसीएफ में मिल सकता है अगर आप उस स्टॉक को लेकर के बैठ जाए। और आरसीएफ जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो शर्मा जी ने बात बताई कि भाई आप आरसीएफ के कैंपस में अगर चले जाएं अंदर, तो मुझे तो मेरी यूनिवर्सिटी याद आती है, बीएचयू। चल ही नहीं सकता आप, इतना लंबा चौड़ा है। हाँ, और इतना खुला खुला है चारों तरफ, जबकि आप जैसे ही बाहर आएंगे तो एक कंजेस्टेड मुंबई शहर है जहां पे एक रूम का घर भी उस एरिया में मुझे लगता है कोई लेने जाए तो बहुत महंगा होगा, और आप अंदर जाते ही बिल्कुल जिस जगह ये चेंबूर में है, मेरे ख्याल से मुंबई के सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी वाला एरिया है। तो ये जिस दिन लैंड बेच के वो डेवलप करेंगे तो सोचो क्या भाव और क्या वैल्यूएशन मिल सकता है। लेकिन एक स्टॉक इस बीच बड़े एक्शन में आता दिख रहा है, फोर्टिस हेल्थ केयर लाइए। यहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन हो रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर में। 1 2 3 4 5 6 7 बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। 182 पर 3 और 2 5 हुए हैं, 6 ट्रेड 182 पर और 1 ट्रेड 183.50 पर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखा। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखा। दोनों ही जगह 53 लाख शेयरों का कारोबार एनएससी पर और 43 लाख शेयरों का कारोबार बीएससी पर। तो कुछ बड़ा एक्शन वॉल्यूम के हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में काफी समय से था। विकास, खरीदना चाहिए इसे? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, लगता है एक्चुअली ये जो डीमर्जर की स्टोरी है वो तो बेहद ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बट कुछ दिन पहले जो एक नेगेटिव न्यूज आई थी, जो शायद दाइची सांख्यो ने इनके खिलाफ जो स्टे या कुछ अगेंस्ट में बातें करी थी, तो उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट देखी है। बट मुझे लगता है आज जिस तरह का एक मूवमेंट है, डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और इस स्टॉक में फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मुझे लगता है आज खरीदारी करनी चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन में आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स देखे जा सकते हैं। ओके, लेकिन बाजार बंद होने का वक्त आ गया। कुछ और स्टॉक आपको हम दिखाते हैं जो आखिरी मिनटों में चले हैं। देखिए, फ्यूचर रिटेल, हिंदुस्तान नेचुरल ग्लास, आशियाना हाउसिंग, प्रिज्म सीमेंट, एफडीसी, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लोगों ने आज जाते जाते तगड़ी खरीदारी की है, और ये लिस्ट आज और भी लंबी है आखिरी मिनटों में जहां खरीदारी हो रही है। ऐसे कुछ और स्टॉक आपके सामने, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, सियाराम सिल्क मिल्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं और बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी आधे घंटे के स्टार परफॉर्मर तो सरकारी बैंक ही रहे। कोई डाउट ही नहीं इसमें। मिड कैप शेयर और सरकारी बैंक दोनों ने जो तेजी दिखाई है, प्रदीप, मानना पड़ेगा क्या एक्शन है। और वो भी तब जबकि सेंसेक्स 50 बड़े सुस्त है, कहीं कोई मूव नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो शेयर भाग रहे हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त भाग रहे हैं। और अगर आप देखिए स्प्राइट्स, आरकोम, ये इस तरह के जो ग्रेन्यूल्स, ये जो मिड कैप शेयर हैं, ये अगर इतना भागेंगे तो मिड कैप इंडेक्स तो 1.25% मजबूत होना ही है। इनके दम पर मिड कैप इंडेक्स में तेजी हो रही है। अच्छा, और एक अच्छी खबर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पेमेंट सर्विसेज पे चार्ज की अधिकतम सीमा तय हो सकती है। ये तो बढ़िया बात है। लेकिन ये फिर तो कॉस्ट बैंकों पे डाल देंगे ना, सीमा लगाएंगे। सरकार को इस पे सब्सिडी देनी चाहिए, वो बात सरकार नहीं, लेकिन होनी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पर ट्रांजैक्शन आपके लिए मैन पावर या बैंडविड्थ या जो किससे गिनते हैं मुझे नहीं पता इनका फॉर्मूला क्या है, लेकिन वो तो फिक्स है, इससे ज्यादा तो क्या लगेगा। वो तो अनिल जी हर बिजनेस में होता है। उसके बाद आप कहिए कि फोन कॉल तो फिर फ्री होनी चाहिए, टावर एक बार लगा दिए फिर पैसे की। एक चीज समझिए, हिंदुस्तान में अगर कोई भी अच्छी आदत लगानी है किसी के लिए, तो उस अच्छी आदत का लगाने का एक ही फॉर्मूला है, टैक्स में छूट दो। तो ये लोग यहाँ पर सोचते जितनी टैक्स में छूट दोगे, जितनी राहत दोगे, उतना लोग डिजिटल। इस केस में लेकिन एलजी क्या होता है कि अगर आपने बैंक से बोला कि अब डिजिटल चार्जेस मत लो, नहीं लेंगे, कल से सब फ्री हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं से वसूलेंगे और हमसे और आपसे ही वसूलेंगे। अच्छा, या तो अपनी मार्जिन थोड़ी बढ़ा देंगे तो आपको डिपॉजिट पे कम रेट मिलेगा, लोन ज्यादा देना पड़ेगा। ये बात अगर सरकार नहीं दे रही तो हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक बात है, ये विश्लेषण भी आपका एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिलहाल देखिए बाजार हो चुके हैं बंद, हफ्ते के आखिरी दिन फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं। बजट की बड़ी तेजी के बाद 2 दिनों से बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार करने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर बंद हो रहे हैं। देखिए आज की खूबसूरती क्या है, पहला तो है कि हमने 8,700 के नीचे गए ही नहीं दिन में, तो बंद तो ऊपर ही हुए। दूसरा है कि घूम फिर के एकदम फ्लैट मामूली हरे निशान में बंद हो रहे हैं। तीसरा है कि बैंक निफ्टी जहां से लीडरशिप चाहिए और मिल रही थी अभी भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 20,200 के आसपास जाकर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 125 के ऊपर कम नहीं है। मिड कैप इंडेक्स जो जिसमें पैसा जनरली आप सब ट्रेडर्स का बनता है,
वहां पर 1.25% की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो मजबूत है उसका फायदा मिल रहा है। ये देखिए, ये भी 1.25% मजबूत है। अच्छा, बढ़ने वाले शेयर 1000 से ज्यादा है, कमजोर शेयर 650 है। तो एकदम परफेक्ट माहौल है बिल्कुल मार्केट का हफ्ते का अंत करने के लिए। तो पूरे हफ्ते हमने काफी काम भी किया है और उसके बाद इतनी तेजी भी। बिल्कुल, तो आप एक अच्छा वीकेंड कम से कम बुल्स के लिए तो बनता हुआ नजर आ रहा है। पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस समय मेरे सामने जो भी स्टॉक्स हैं जो आज दिन के टॉप गेनर्स हैं, उनमें से 50% दिन के हाईज पे नहीं 52 वीक्स हाई पे बंद होके जा रहे हैं। यानी ये जो ब्रॉड मार्केट से तेजी का संकेत है। तो नए हाईज बनने की तैयारी है। निफ्टी बैंक मुझे लगता है पहले बना लेगा, निफ्टी बाद में बनाएगा। बैंक निफ्टी का हाई मुझे एग्जैक्टली याद 20,920 जहां तक मुझे लगता है। हाँ, 21 के ऊपर नहीं गया जहां तक मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट से विदा लेंगे। वागले साहब शुक्रिया आपका, विवेक जी, विकास जी और डीडी शर्मा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर आखिरी सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के मैच के रिजल्ट देखे जाए स्टॉक 2020 में, क्योंकि बहुत सारे कैश मार्केट के आइडियाज थे और एक 25% वाला स्टॉक भी था आज टीम में हेमंत के पास। उसने जीता है। देखिए, हेमंत 1.25% ऊपर जाकर बंद हुए, इसकी पूरी क्रेडिट वो देना चाहेंगे मारन बंधुओं को। सन टीवी ये था हेमंत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, 24%। वाह। एडलवाइज, मुक्ता आर्ट्स और एचटी मीडिया। मुक्ता आर्ट्स भी जब हेमंत की टीम में शामिल होता है ये चलता जरूर है। सुभाष घई और हेमंत घई। हाँ, हालांकि कनेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ गई है, लेकिन शेयर चल जाता है। चलिए आइए नीरज की टीम भी देख लेते हैं। नीरज ने बिना सन टीवी के लिए इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, केईआई इंडस्ट्री जो अच्छे नतीजों के दम पर उन्होंने चुना वो एकदम परफेक्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न, हाँ ग्लेनमार्क के भी ग्रोथ से अच्छा। तो रिजल्ट पर भरोसा है, तो अच्छे रिजल्ट देने वाली कंपनी पर भरोसा नीरज का सही साबित हुआ है। देखिए, तो आज फाइनली हफ्ते के आखिरी दिन क्लोजिंग परफेक्ट, सब माहौल ठीक है। और पूरे हफ्ते बजट से पहले, बजट के दिन और बजट के बाद हमने बहुत काम किया है। तो वक्त है थोड़ा रिफ्रेश होने का। तो वीकेंड मस्ती बस इस छोटे से ब्रेक के बाद हम दोनों हैं, आप भी रहिए।